इन ह्यूमन योर पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। अब हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड की। मैंने बताया था आपको टोटल 4 होती हैं। जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड है उसके जो एक लोब होता है, उस लोब में एक लोब के अंदर 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। तो पोजीशन इन द ह्यूमन योर पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड of thyroid gland, one pair each in the 2 lobes of the thyroid gland. Origin इसका एंडोडर्मल है बेटा। हार्मोन सीक्रेट बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन्स पीटीएच, इसे हम कोलिप्स हार्मोन्स भी कहा जाता है, पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये थायराइड लोब्यूल हैं और इसके अंदर ये जो आपको डार्क दिख रहे हैं ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। तो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द पैराथायरॉयड डोर्सल व्यू। नेचर ऑफ द पैराथॉर्मोन पॉलीपेप्टाइड नेचर होती है बेटा। पैराथॉर्मोन इज essential for survival because the significantly contribution to the homeostasis. You know very well homeostasis. homeostasis का मतलब होता है हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखना। एक हाउस जो होता है, होम्यो मतलब एक हाउस है, स्टेसिस मतलब पोजीशन। हर घर के अंदर हर एक की एक वैल्यू होती है। एक फॉरेस्ट के अंदर हर एक एनिमल की वैल्यू होती है। मान लो कोई टाइगर प्रोजेक्ट है, उसमें टाइगर ही नहीं है, तो क्या बताओ आप वहां घूमने जाओगे क्या? नहीं। और टाइगर को लाने से पहले उसका फूड लाना पड़ता है वहां पर। और फूड क्या है उसका? डियर है, सांबर है, ये सब उसका खाना है। तो मल्टीपल क्वांटिटीज के अंदर भाई डियर वगैरह तो उसका ब्रेकफास्ट है। और जो नील गाय जिसे आप बोलते हो तो वो उसका फूड है। अब शेर है, शेर तो शेर ही है भाई। शेर तो आपने ज्यादा, टाइगर तो इसलिए टाइगर खिलाता है। हालांकि उसका जो लाइफ स्पेन में 14 से 15 साल में एक शेर मर जाता है। कच्चा खाना खाता है, मतलब जो मांस है कोई पका के थोड़ा ना खा रहा है वहां पर। कोई उसको कोई भगोनी में कोई चमचा हिला के थोड़ा ना पका के खिला रहे हैं उसको। वो शेर घास खाता नहीं, ये कहावत भी सुनी होगी आपने, है ना? तो हर एक एनिमल का एक की पॉइंट है एक एनवायरनमेंट के अंदर। एक प्लांट का अपना एक की पॉइंट है, प्लांट के डिफरेंट वेराइटीज का अपना की पॉइंट है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर हर एक हॉर्मोन्स का अपना की पॉइंट है, एक दूसरे को रिलेट कर रखते हैं। जैसे सिंपैथेटिक हॉर्मोन्स, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी बातें आपको मैंने बताई है। और भी जैसे हॉर्मोन्स की बात करें यहाँ पर, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर कैल्सिटोनिन हॉर्मोन्स का हमने नाम बताया था आपको, जो बोन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन मतलब स्ट्रॉन्ग करता है उसको। तो पैराथॉर्मोन जो एंटागोनिस्टिक है, बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को ये मेंटेन करता है। तो कैल्शियम इज द की एलिमेंट इन मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, प्रॉपर permeability of the cell membrane, muscular activities, nerve impulse conduction, heart beat, blood coagulation, bone formation, fertilization of the ova, इन सभी के अंदर कैल्शियम का अपना रोल है। क्लियर है क्या सब बच्चों को? तो जैसे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसी कहावत आती है, एड भी आता है। तो संडे हो या मंडे रोज पियो मिल्क, ये भी एक अपन कोटेशन दे सकते हैं। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। यहां एक प्रॉब्लम और है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी एसेंशियल है। क्लियर है क्या बच्चों? और विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो अल्टीमेटली सनलाइट है। तो आपको 20 मिनट या आधा घंटा डेली धूप में रहना चाहिए। अब तो सर्दियां आ रही है, खैर तो आपको धूप बहुत अच्छी लगती है।
छत पे जाके अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे आप थोड़ी पढ़ाई भी कर सकते हैं हल्की हल्की धूप में। स्कूल जाते हैं, प्रेयर ग्राउंड में होती है, यदि प्रेयर ढका हुआ नहीं है तो वहाँ 20 मिनट आप खड़े रह जाते हैं। तो यही एक्टिविटीज़ आपके घर के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनको भी करना चाहिए। जनरली फीमेल्स क्या होती है कि सुबह सुबह घर के झाड़ू पोछे बर्तन में लग गई, घर का काम करने में लग गई, तो सुबह की धूप तो निकल गई। 10 बजे बाद धूप इतनी तेज हो जाती है कि वहाँ पर बैठ पाना मुश्किल रहता है। आजकल सारी गाड़ियाँ एसी है, आदमी ऑफिस जाता है घर से, कार में बैठता है, सीधा वहाँ गैराज में जाके खड़े हो जाता है, वहीं उतरता अपना ऑफिस से पहुँच जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी वीक हो जाती है। फिर वही है ना कि आपको जल्दी उठ करके चलना पड़ेगा। मतलब जो उठने का जो सुबह का टाइम है वो 6 बजे होना चाहिए। 6 बजे के बाद आपको नहीं सोना चाहिए। किसी भी मेंबर को, किसी भी पर्सन को घर में 6 साढ़े 6 बजे बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर वो लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। क्लियर है क्या बच्चे? हाँ, तो इसके साइंटिफिक वैल्यू है। कभी कभी कोई बात नहीं, थके आ रहे, रात को लेट सोए करे तो सो गए करके, वो नहीं, मैं एक डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ आपको। मैंने पहले ही बताया आपको, पढ़ाने के साथ साथ हम यहाँ पर सीखते भी हैं। एक टीचर का दायित्व होता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताए। सब्जेक्ट तो अपनी जगह है ही सही, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप याद करते हो। हम आपको इजी लैंग्वेज में सिखाते हैं और बाकी दाएं बाएं की बातें भी बताते हैं, तो उसी से आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है और हमको सीखने की पावर। तो हमने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम इसीलिए लर्न एंड प्रेप रखा है। लर्न का मतलब सीखना होता है और प्रेप का मतलब बिल्कुल छोटे लेवल, प्रेप क्लासेस, समझ गए ना आप? तो ऑफलाइन सेंटर भी अपन कोटा में स्टार्ट कर रहे हैं। यदि कोटा में कोई आपके रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स आना चाहें, सारी फैकल्टी जो एग्जिस्टिंग है वो तो पढ़ाएगी सही, इसके अलावा और भी फैकल्टी हमने रखी है। तो बहुत जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग विल्डिंग की सारी इन्फॉर्मेशन में आपको देंगे। ऑफलाइन सेंटर जो लर्न एंड प्रेप है, जेई मेंस का और नीट का अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ से भी आपको, यदि आप कोटा में आने में इंटरेस्टेड होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस क्लास का भी, जैसे यहाँ पर हम कैमरे से आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे वहाँ क्लास से भी आपको पढ़ाएंगे। तो अभी तो आप जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें और 101% अपना देने का। बाकी मैंने बताया भी आपको कि हम भाग्य लेकर के आए हैं और कर्म छोड़ के जाएंगे। क्लियर ना बच्चों? ये उस बात का काउंटर है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं, उसमें मैं ये कहता हूं, मतलब मेरा व्यू है कभी, कि भाई भाग्य लेकर के आए थे, कर्म छोड़ के जाएंगे। आज जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, है नहीं वो। आज हमारे मान लो दादाजी के दादाजी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो नहीं थे। आज आपके दादाजी के दादाजी नहीं है, किसी बच्चे के हैं क्या? ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूं मैं। नाना तो डायरेक्ट हो गए, वो तो मम्मी के पापा हो गए। नाना के नाना है क्या? तो चलो अच्छी बात है ये तो। और हाँ, तो उनके मतलब एक्चुअली में यदि और ऊपर जाए अपन, तो अल्टीमेटली बात यह है कि वो थे तो सही ना। जो है कि पेडिग्री देखते हैं अपन, इसी से अपन नजर लगाते भगवान भी थे। आज कृष्ण भगवान नहीं तो क्या हुआ, होंगे। राम भगवान नहीं तो क्या हुआ, होंगे। ऐसी बात थोड़ा ना है। तो ये सारी बातें आगे बढ़ाते हैं क्लास को अपन। तो ये जो मैंने बताई है, ये कैल्शियम का जो है वो लेवल है। Calcium is the most abundant all the minerals found in the body, and about the 99% calcium, and phosphorus contained in the bone. 1% calcium found in the ECF, extracellular fluid.
Maintenance of the proper calcium level under the homeostasis is the fact accompanied the function of the parathormone, thyrocalcitonin और विटामिन D3, जब हम कोलिकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है पैराथॉर्मोन के? इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। क्लियर है क्या बच्चों? स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल, इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, और इसके लिए जरूरी है विटामिन डी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ द पीटीएच, ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द parathormone or PTH, the amount of the calcium decrease in the ECF, it is known as the hypocalcemia, मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी, एंड अमाउंट ऑफ द फॉस्फेट इंक्रीज hyperphosphatemia. Due to the deficiency of the calcium in the blood, muscles and nerve get the unnecessarily irritated and start the convulsion and cramping. Sometimes voluntary muscles remain the contract for the long time. Is known as tetany disease. ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। कभी कभी किसी व्यक्ति के हाथ अपने आप हिलते रहते हैं ऐसे। क्लियर देखा आपने कभी, है ना? तो पैरालिसिस भी हो सकता है उन लोगों को। If this tetany happens in the intercostal muscles and diaphragm, then animal dies due to asphyxia. ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, एस्फैक्सिया। ए मतलब एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है, उनके अंदर यदि टिटेनी हो जाता है तो एनिमल की डेथ हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की डेथ हो सकती है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच ऑस्टियोक्लास्ट सेल फीड। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को बोलते हैं। एक तो होता है बेटा ऑस्टियोसाइट, बोन मैच्योरिंग सेल, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। क्लियर है क्या? excess amount of the bone unnecessarily. As a result of this, bone become the brittle and weak. This condition called as the osteoporosis. फीमेल के अंदर ज्यादा होता है 50 साल की उम्र के बाद। फीमेल में जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स की डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो जाती है तो आप देखा होगा उनकी बोन वीक हो जाती है काफ़ी। जैसे आपकी मदर या ग्रैंड मदर जो है वो 50 से, मदर तो खैर आपकी 40 के आसपास ही होंगी अभी, लेकिन ग्रैंड मदर जो है 55-60 के आसपास होंगी। तो उनके अंदर जो हार्मोनल मेंसेस बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज आ जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो अबव 55-60 के आसपास जो है उनको बोन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम और वॉकिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, इनकी सबकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बोन बिकम ब्रिटल एंड वीक। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द osteoporosis. When quantity of the calcium is increased in the ECF, ectocellular fluid, and level of the phosphate reduce, this condition is known as the hypercalcemia या hypophosphatemia रेस्पेक्टिवली भी कहा जाता है। इस तरह से जो हमारी आज की क्लास है बेटा ये कंप्लीट होती है। आज हम थायराइड, पैराथायराइड और जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। आज ही जब भी आपकी क्लासें खत्म होती है उसके बाद 101% एंडोक्राइन सिस्टम जहाँ तक हो गया है उसको आप क्लियर कर लीजिए। हर चैप्टर जो हमारे हो चुके हैं, लगभग 11th के 70% ज़्यादा चैप्टर हमारे हो गए हैं, तो आप दिवाली से पहले आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से अब हम जो न्यू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग द एनएमसी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को पहले लेते हैं बेटा, ताकि आपका सिलेबस टाइम पर पूरा हो। और अब ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं, 3-4 चैप्टर ही बचे हुए हैं आपके। डाइवर्सिटी को अपन लास्ट में लेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी को। तो मेरे हिसाब से मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ही बची हुई, 4 चैप्टर ही बचे हुए हैं। क्लियर है क्या बच्चों?